बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हुसनैन खान आपसे मुखातिब है। और आज की वीडियो में हम आपसे कोई न्यूज़ शेयर नहीं करेंगे। आपको ये नहीं बताएंगे कि पाकिस्तान में महंगाई में एक मरतबा फिर इजाफा हो गया है, ना ही आपको ये बताएंगे कि फ़ला जगह पे कोई धमाका हो गया है, ना ही आपको ये बताएंगे कि अमन ओ अमान की सूरत हाल कैसी है। किसी भी किस्म की न्यूज़ या किसी भी किस्म की खबर का ताल्लुक आज के इस व्लॉग से नहीं होगा। आज के इस व्लॉग का ताल्लुक आपसे है। आज के इस व्लॉग का ताल्लुक नौजवान से है। आज के इस व्लॉग का ताल्लुक पाकिस्तान से है। पाकिस्तान जिसके बारे में एक बात सबसे ज़्यादा बोली जाती है, और वो बात या जुमला कह लें, वो जुमला ये है कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। और ये नाजुक मोड़ इस कदर तवील है कि पिछले 76 साल से ऑलमोस्ट 77 साल से पाकिस्तान इस मोड़ से आगे गुजर ही नहीं पाया। हमारे बड़े, हम हमेशा उनका एहतराम करते हैं, फैसले सही या गलत होते रहे हैं, लेकिन शायद इससे पहले कभी हमारे हाथ में वो क़यादत नहीं आई जो इस मुल्क की तकदीर को बदल सकती। 60s में चाइनीज़ जब कराची आए थे तो हबीब बैंक और नेशनल बैंक के प्लाजा को देख के वो हैरान हो गए थे कि इतनी तरक्की पाकिस्तान ने कैसे कर ली। 60s में पाकिस्तान ने दुनिया के कुछ जो एवरेज मुल्क थे उनको कर्जा दिया था। उसके बाद फिर ऐसा क्या हुआ कि आज हमारे घर होने वाला बच्चा पैदा बाद में होता है, पहले वो 3 लाख रुपए का मकरूज होता है। इसकी वजह क्या है? यही वजह हम इस वीडियो में जानेंगे और आपको बताएंगे कि इस वजह का आप हल कैसे निकाल सकते हैं और इस वजह को आप चेंज कैसे कर सकते हैं। 1985 ये वो अजीम 1917 से भी मैं अगर शुरू कर लूँ, लेकिन उसके बाद हमारे एक बड़े लीडर और जमहूरियत के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था ना कि उसको बयान करते हुए भी अब हमें डर लगता है। खान साहब जेल में, अल्लाह उनकी खैर करे, उनकी हिफाजत करे अल्लाह। इस वक्त 25 करोड़ लोगों की उम्मीद उस एक खान की जान के साथ जुड़ी हुई है। तो जब 1977 को याद करते हैं, भुट्टो साहब के केस को, उनकी फांसी को, तो रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं और वो चीज़ शेयर करने का दिल भी नहीं करता, क्योंकि फिर मुआजना आ जाता है और दिल में एक खौफ पैदा हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खौफ के बुत तोड़ के वो मर्दे मैदान जेल में गया था। 1985 में एक शरीफ ख़ानदान, जो कि सिर्फ नाम का शरीफ है, उनके घर से पंजाब की वज़ीर आला की कुर्सी पे उनके घर के एक फ़र्द को बिठाया गया जिनका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ था। उसके बाद कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आई। तो पाकिस्तान में 2 मजबूत सियासी जमातों ने अपने कदम जमाना शुरू किए और दर पे दर हुकूमतें भी बनाते रहे। एक ही हुकूमत बनती थी, स्टैब्लिशमेंट तोड़ देती थी, फिर इलेक्शन, फिर हुकूमत बनती थी, जज फारिग कर देता था, फिर इलेक्शन। इसी तरह नूरा कुश्ती में 15 साल गुजर गए। 15 साल गुजरने के बाद आज जो पाकिस्तान की फौज के मुहाफ़िज़ बने बैठे हैं, जो कहते हैं कि फौज को गलत कहने वाला गद्दार वतन है। फौज को तो बेसिकली कोई नहीं गलत कहता। गलत तो कहा जाता है उन पॉलिसीज़ को कि आप टीवी पे 6 माह साल के बाद आके कह देते हैं हम ए पॉलिटिकल हैं और अब के बाद हमारा सियासत में किसी किस्म का रोल नहीं होगा। और ये बयान आखिरी मर्तबा जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब ने दिया था। और उसके बाद इस कदर रोल आपका सियासत में देखा गया कि एक छोटे से बच्चे को, 10 साल के बच्चे को भी पूछो ना, वो भी फर बता देगा कि फौज का और सियासत का क्या ताल्लुक है। खैर, मैं बात कर रहा था 99 की, जब एक
जहाज़ को पाकिस्तान में कहीं भी लैंडिंग की इजाज़त नहीं मिल रही थी, जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज के जर्नल समेत तकरीबन 250 अफराद सवार थे। और यहाँ पे खुद ही एक शख्स को बिठा के बैज लगा के आर्मी चीफ बना दिया गया, लेकिन वो शायद फ़ौज की पावर नहीं जानता था और वो कागजी शेर कुछ ही देर में ढेर हो गया। जब वो जहाज़ पाकिस्तान में लैंड हुआ तो जिन जर्नल साहब को उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया था वो भी अपने ही जर्नल के पीछे जाके खड़े हो गए और ऐसे पाकिस्तान की तारीख का पहला बड़ा NRO लिया गया। और नवाज शरीफ साहब लाहौर से जद्दा चले गए, उसके बाद लंदन रहे, सारा कुछ। ये स्टोरीज इतनी मरतबा बताई जा चुकी हैं कि इनकी डिटेल में ना ही जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह बेनज़ीर को भी जिला वतन कर दिया गया। 2008 में उसी जर्नल के साथ मुआहिदा करके नवाज शरीफ और बेनज़ीर वापस आए, जिस जर्नल को हवा में वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान ने आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया था। फिर एक मरतबा नूरा कुश्ती शुरू हुई। हमने एक गवर्नमेंट देखी जिसमें महंगाई ने इंतहा को छुआ, लेकिन हमें उस गवर्नमेंट ने अगर कुछ दिया तो वो एक नारा था, वो नारा था एक जरदारी सब पे बारी। अब आप मुझे बताएं, इस नारे से क्या पाकिस्तान के गरीब अपना पेट भर सकते हैं? इस नारे से पाकिस्तान का गरीब अपना घर बना सकता है? इस नारे से पाकिस्तान का गरीब अपना बजट बना सकता है? इनमें से किसी चीज़ पे भी काम नहीं किया गया। काम किया गया तो सिर्फ एक चीज़ पे, एक जरदारी सब पे बारी। वो जरदारी इतना भारी हुआ कि 13 के इलेक्शन में पीपल पार्टी को उम्मीदवार तक ना मिले। पंजाब में 50% से ज़ायद सीटें उन्हें खाली छोड़ना पड़ी क्योंकि उनके पास उम्मीदवार ही नहीं था। वही नाम का शरीफ एक मरतबा फिर स्टैब्लिशमेंट का लाडला बना और एक अच्छा बड़ा इलेक्शन जीत के 2/3 अक्सरियत के साथ वजीर आजम बना और अवाम को एक मरतबा फिर सबज बाग दिखाए गए। उसने भी 4 साल गवर्नमेंट की और उस गवर्नमेंट ने दिया हमें एक और नारा जो कि मशहूर है, ज़माना है मुझे क्यों निकाला। वही सवाल इस नारे पे भी मैं करता हूं कि क्या आपके मुझे क्यों निकाला से पाकिस्तान की मईशत ठीक हो जाएगी? क्या आपके मुझे क्यों निकाला से पाकिस्तान का कर्जा ख़त्म हो जाएगा? नहीं होगा ऐसा कुछ, और ना ही आप ऐसा करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में हुकूमतें हमेशा किसी और के इशारे से बनी हैं, जो कि नज़र भी आता है। 18 में भी हम अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब के सपोर्टर थे, उनको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन बाद में या हम भी तस्लीम करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट खान साहब के साथ थी, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान में हमेशा उस पार्टी का साथ दिया है जिस पार्टी का वोट बैंक उस वक्त ज़्यादा होता है, तो वो अपना वजन भी उस पार्टी के पलड़े में डाल देते हैं और उस पार्टी का वजीर आजम उनके लिए एक कठपुतली के सिवा कुछ नहीं होता। लेकिन इस मरतबा जिसको उन्होंने वजीर आजम बनाया था, उन्हें पता ही नहीं था कि पिछली 75 साल की तारीख को ये शख्स चेंज कर देगा। वो इस शख्स की तबीयत से वाकिफ ही नहीं थे। जब गवर्नमेंट के 1.5 साल से 2 साल गुजरे और उनकी तरफ से उस जिद्दी शख्स को आर्डर मिलना शुरू हुए और उस शख्स ने किसी एक भी आर्डर पे अमल ना करते हुए सारी वो पॉलिसीज बनाई जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा होता, जिससे आम अवाम को फ़ायदा होता, जिससे पाकिस्तान के किसान को फ़ायदा होता और एक गरीब मजदूर को फ़ायदा होता। जब उन्होंने ये सिचुएशन देखी तो उसी ज़िद्दी इंसान की पार्टी में से लोगों को तोड़ना शुरू किया गया और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक तो रात को अदालतें खुली, दूसरा पहली मरतबा तहरीके अदम एतमाद के ज़रिए किसी वज़ीर आज़म को कुर्सी से हटा दिया गया और ये रिकॉर्ड बरकरार रहा कि पाकिस्तान में आज तक
कोई भी वजीर आजम 5 साल मुकम्मल नहीं कर सका। क्यों मुकम्मल नहीं कर सका, ये सवाल 8 फरवरी को वोट डालने से पहले खुद से जरूर पूछिएगा। तो मैं बात कर रहा था उस जिद्दी शख्स की। उस जिद्दी शख्स जब इक़्तिदार में था उसे छेड़ा जाता था, तनकीद की जाती थी, कहा जाता था कि तुम मुल्क नहीं चला सकते, तुम्हारी गवर्नमेंट चली जाएगी। तो वो जवाब देता था कि आप दुआ करें मैं गवर्नमेंट में रहूं, यहाँ मैं दफ्तर में बैठा होता हूँ, मुझे 100 काम होते हैं, मैं आप जैसे छोटे लोगों की बकवास सुनता रहता हूँ। मैं अगर सड़कों पे निकल आया तो तुम लोगों के लिए ज़्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। उन्होंने नहीं माना और फिर कुदरत ने पाकिस्तान में वो नज़ारा देखा जो शायद 2016 में तुर्की की अवाम ने दिखाया था। एक शख्स की कॉल पे बिना किसी लीडर के, बिना किसी बयानी के, बिना किसी ट्रांसपोर्ट के पूरे पाकिस्तान में एक टाइम में लाखों लोगों ने निकल के ये साबित किया कि वो जिद्दी शख्स पाकिस्तान को दुरुस्त सिमत पे लेके जा रहा था, पाकिस्तान के नौजवान को दुरुस्त सिमत पे लेके जा रहा था। और उसी वजह से पाकिस्तान का नौजवान उसके पीछे खड़ा हुआ। ये एक नौजवान मेरे पीछे भी खड़ा है और यकीनन इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी हम लेंगे, इनसे भी पूछेंगे कि ये इलेक्शन के बारे में क्या करना चाहते हैं। तो ये उस जिद्दी शख्स की कहानी थी। फिर उस जिद्दी शख्स के बारे में कहा गया कि गवर्नमेंट से निकल चुका है, पाकिस्तान में नहीं रहेगा, बाहर चला जाएगा। उसने एक दिन के लिए भी बाहर जाना गवारा नहीं किया। उस पर गोलियां चला दी गई, कहा गया इलाज के बहाने तो जाएगा ना, पीछे से बयानियां बनाएंगे। उसने अपना सारा इलाज इधर करवाया, बाहर नहीं गया। फिर कहा जाने लगा कि ये 1 घंटा भी जेल में नहीं गुजार सकेगा, ये डील करके चला जाएगा। उसने यहां भी सबको गलत साबित किया। पिछले 187 दिन से वो पाबंदे सलासल है और अपनी जगह पे डटा हुआ है। फिर कहा जाने लगा कि इसकी पार्टी को हमने तोड़ दिया, तमाम लीडरान तितर बितर हो गए हैं, इस पार्टी को टिकट लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। फिर पाकिस्तान की तारीख ने एक ऐसा मंजर देखा जो इससे पहले किसी की निगाहों से नहीं गुजरा था। 850 के करीब सीटों पे पीटीआई के 2600 से ज्यादा उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा के एक रिकॉर्ड बना दिया गया। उसके बाद कहा गया कि इनको इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाने देंगे, इनसे इंतहाबी निशान बल्ला वापस ले लेंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन हर शख्स ने अपने तौर पे सोशल मीडिया पे डोर टू डोर जैसे कोई पहुंच सका, सबसे बड़ी कैंपेन इसी पार्टी की चली। अब हम इलेक्शन से सिर्फ 36 घंटे दूर हैं और कहा गया कि इसकी पार्टी को पोलिंग स्टेशन पे खड़ा करने के लिए कोई पोलिंग एजेंट भी नहीं मिलेगा। तो अब्बाद फरूक के भाई शहजाद फरूक, जो कि लाहौर के हल्का 119 में मरियम नवाज के मध्य मुकाबिल है, उनको ज्यादा धमकियां आई थी कि आपके पास तो कोई पोलिंग एजेंट भी नहीं होगा, आप इलेक्शन कैसे जीतेंगे। तो उनको टोटल 994 एजेंट्स की जरूरत थी पोलिंग स्टेशन पे ड्यूटी देने के लिए और कायम काम उम्मीदवार बनने के लिए। उनके पास लोगों ने 6000 से जायद शनाख्ती कार्ड जमा करवा दिए कि हम आपके पोलिंग एजेंट बनना चाहते हैं। कहा जाता है कि एक प्लान इंसान बनाता है और एक प्लान अल्लाह बनाता है, और कामयाब हमेशा वही प्लान होता है जो अल्लाह बनाता है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में बार बार फरमाया, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक 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 मेरा वही रब हर चीज पे कादर है, हर चीज की कुदरत रखने वाला है और सबसे बड़ा ताकतवर है। इंसान जितने भी प्लान बनाए वो उसके प्लान के आगे कभी काम नहीं करते। जिस तरह पिछले 2 साल में इतनी सख्तियां बर्दाश्त करके, इतने जुल्मों को बर्दाश्त करके अब तक इन दुनिया वालों के बनाए गए तमाम प्लान फेल हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज अब से 36 घंटे बाद जो इलेक्शन शुरू होने वाला है, उसके बाद जो उनका प्लान है, जिस तरीके से पाकिस्तान के सूबों में और
इस्लामाबाद में हुकूमत बनाने का जो प्लान उन्होंने तैयार किया है, मेरा परवरदिगार उसको भी नेस्तो नाबूद करेगा और होगा वही जो मेरा अल्लाह चाहेगा। क्योंकि कहा जाता है कि मखलूक की आवाज़ खुदा की आवाज़ होती है। तो पाकिस्तान में तो 75% से जायद लोगों की राय, उनका हक राय, उनका वोट एक शख्स की जानिब है। तो जब इतने लोग एक जानिब हैं तो यकीनन खुदा भी उनकी सुनेगा। कहा जाता है कि खुदा उस कौम की तकदीर कभी नहीं बदलता जो अपनी तकदीर नहीं बदलना चाहते, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये लोग अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं। इन्होंने मुजालिम सहे, इन्होंने शहादतें दी, इन्होंने मारे खाई, इन्होंने बिना किसी जुर्म के जेलें काटी, इन्होंने 10-10 बार जमानत होने के बाद गिरफ्तारी दी। तो जब इतना कुछ इन्होंने कर लिया ना, तो इससे ये साबित होता है कि ये अपनी हालत बदलना चाहते हैं। तो जी भाई उस्मान, आप क्या कहना चाहेंगे वोटर्स के बारे में, 8 फरवरी के बारे में, और पाकिस्तान में ये जो अहम तरीन इलेक्शन होने वाले हैं इनके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो जो चीज़ें इस वक्त हमें लोगों को बतानी चाहिए थी, तकरीबन ब्रीफली आपने एक्सप्लेन किया सब कुछ कि 76 साल तारीख में जो हमारे साथ होता रहा है, जो हमें बताया जाता रहा, उसके पीछे चीज़ें थी। कभी हम सोच नहीं सकते थे हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। ये जो हमें इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने ये भी किया वो भी किया, इससे पीछे हमारे मुल्क को ये किस तरह खा रहे हैं, हमें खोखला कर रहे हैं जड़ों से। हम अंधा इत्मीद करते थे अपने लीडरों पे, और शायद यही चीज़ थी कि हम आज जिस दहाने पे खड़े हैं पूरी कौम इसको जानती है। लेकिन अब अल्लाह ने हमें एक मौका दिया है, एक हीरा हमें अता किया जो शायद सदियों में भी पैदा नहीं होता। अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उस हीरे की हिफाजत करें, क्योंकि देखा जाए जैसे लोग कहते हैं कि इमरान खान ने खाया है, उड़ाया है, उसके पास तो इतना पैसा था अपना ज़ाती कि वो 7 नस्लें उसकी बैठ के खाती, तो उसको क्या ज़रूरत थी सियासत में आने के लिए। अगर वो आज जेल काट रहा है, वो इतनी मुश्किलात का अकेला सामना कर रहा है, तो वो किसके लिए कर रहा है? हमारे पाकिस्तानियों को ये कम अज़ कम ये तो हमें सोचना चाहिए कि अगर वो आज इतनी मुश्किलात के पीछे है कि बिल्कुल ऐसे कि वो मौत को अपने सामने देख रहा है, लेकिन वो फिर भी डटा हुआ है कि मैंने करना है, अपनी कौम को बदलना है, पाकिस्तान को बदलना है, चाहे जो भी हो जाए। तो किसके लिए है? उसकी उम्र गुजर गई, उसके बच्चे बाहर हैं, अगर मिसाल के तौर पे वो उसको कोई अपनी ज़ाती मफाद इसमें नज़र नहीं आ रहा, वो हमारे लिए कर रहा है, हमारी आने वाली नस्लों को बदलना चाहता है कि हमारे बड़ों ने या हमने तो जो गुजारनी थी गुजारी है। जैसे अब मैं अगर जवान हूँ, अगर हमें शऊर है तो वो किसने शऊर दिए? शऊर हर इंसान को नहीं मिलता। हमारे बड़ों ने अगर वोट दिए हैं, जैसे भी कामयाब होते रहे जी, शुरू से वो करते आ रहे हैं हुकूमत ये वो, लेकिन अब हमारे पास एक मौका है कि हम अपनी तकदीर को ख़ुद बदलें, हम पाकिस्तान को बदलें, अपने मुल्क के लिए कुछ करें। और वो अपने मुल्क के लिए अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो तकरीबन 36 से 37 घंटे टाइम हमारे पास है। हम खुद को टटोलें, सोचें कि इन 36 घंटों में हमने फ़ैसला करना है कि हमारी आने वाली नस्लों ने क्या करना है, हमारी आने वाली नस्लें कैसे बेहतर हो सकती हैं, हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसे रोशन कर सकते हैं। सिर्फ ये 36 घंटे हमारे पास हैं। तकरीबन 12 करोड़ से ज़ायद वोट इस दफ़ा पाकिस्तान में जो 12.5 करोड़ वोट है रजिस्टर्ड, और उनमें 2 करोड़ प्लस वो वोटर है जो इस मरतबा रजिस्टर्ड हुआ है जिनकी उम्र 18 साल से 22 के दरमियान। मतलब कि तकरीबन 20% के करीब जवान हैं जिनका इस दफ़ा वोट जो है रजिस्टर्ड हुआ है। वैसे तो जवानों का टोटल 60% के करीब वोट 35 साल और 40 साल से नीचे उम्र वाले लोगों का। 12 करोड़ से ज़ायद वोट है। कम अज़ कम हम इतना वोट तो कास्ट कर सकते हैं, इतना तो हम कर सकते हैं कि उनको धांधली करने का मौका ही ना मिले। इतना वोट हम कास्ट कर दें कि पिछली दफ़ा तकरीबन 50 से 51% जो है वो कास्ट किया गया था वोट, लेकिन इस दफ़ा कम अज़ कम हमें चाहिए कि 65 से 70% प्लस वोट कास्ट करवाएं। अगर हम 70% वोट कास्ट करवाने में कामयाब हो गए, अपने हल्के से ही अकबर हम कर लें कि हमें चाहिए कि जो बुज़ुर्ग हैं, जवान हैं, हमारी माएँ बहनें हैं जो वोट कास्ट करेंगी, आप हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें पोलिंग स्टेशन तक लेके जाएं। किसी किस्म का किसी पे दबाव नहीं है, वो जिसको चाहे वोट दें, जहां ज़मीर मुतमिन हो वोट दें, लेकिन कम अज़ कम हम उनको लेके जाएं, वोट कास्ट करवाएं।
अगर हम 70% से ज़्यादा वोट कास्ट करवाने में कामयाब हो गए तो इंशाल्लाह हमें 95% से ज़्यादा उम्मीद है कि हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ये बस यही कहने का आज का मौजू यही है कि 36 घंटे आपके पास हैं, आप सोचें, ज़मीर को मुतमईन करें, जहां आपका दिल माने वोट दें, ज़रूर दें। हम किसी तरह से आपको नहीं कहते कि एक पार्टी को दें, इसको दें, जहां आपका दिल माने आप वोट दें, लेकिन कम अज़ कम वोट ज़रूर कास्ट करें। अपने पाकिस्तानी होने का अपनी जिम्मेदारी निभाएं, वोट कास्ट करें और पाकिस्तान के अच्छे और रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना हाथ, अपना कदम ज़रूर बढ़ाएं ताकि हमारी आने वाली नस्लों के लिए आसानियाँ पैदा हो सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, तो ये अब किसी भी आम पाकिस्तानी को आप माइक दे देंगे ना, वो माइक में बोलना शुरू कर देगा। हमारे 50 आप बड़े इकट्ठे करें और 50 वो लोग इकट्ठे करें जिनकी एज 35 से नीचे है, जिनको गुरु मेरे मुर्शिद ने किया। उन 50 में से शायद 49 लोग ऐसे होंगे जिनमें इतना कॉन्फिडेंस है, जो इस तरीके से बोलने की हिम्मत और लहजा रखते हैं। लेकिन हमारे बड़ों में 50 में से 49 ऐसे होंगे जो कहेंगे रहने दे, छाड़ दो, मैं नहीं गाल करनी। उनको सिर्फ इतनी ही बात आती है, इतनी ही सिखाई गई है। तो आखिर में भी आप लोगों से यही अपील है कि सोचे हमें शऊर किसने दिया है, सोचे हमें किसने बताया कि 76 साल से इस मुल्क के साथ क्या होता रहा है, सोचे कि आने वाले 5 साल हमने पाकिस्तान को कैसा बनाना है, सोचे कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बेहतर इंसान कौन है। सोचें 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 और 8 फरवरी को अपना वोट हर हाल में कास्ट करें, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम इलेक्शन है। अगर इस मर्तबा आप घर में सोए रह गए तो फिर हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी कुछ नहीं बचने वाला। ज़रूर वोट कास्ट करें, निकलें, 100% निकले, वोट कास्ट करें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।